भारत समाचार। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और उसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से की जा रही हैं, क्योंकि जो इंतजार की घड़ी है वो जल्द ही खत्म होने वाली है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में महज 2 दिन का वक्त रह गया है और इसको लेकर हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है। वहीं अगर अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के पहले के अनुष्ठान की बात की जाए तो उसकी शुरुआत 16 जनवरी से ही हो चुकी है, जो 21 जनवरी तक चलेगी। आज बता दें कि आज भी तमाम तरह के अनुष्ठान अयोध्या में किए जा रहे हैं और जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है वो 22 जनवरी को होगा। और इस पर देखिए लगातार विस्तार से हम चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर मंदिर की कुंडली क्या कुछ होने वाली है। तमाम विषयों को लेकर आचार्य अमोल दास जी लगातार आपको जानकारियां दे रहे हैं और आज भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। तो सबसे पहले तो आप बता दें कि आज के कार्यक्रम क्या कुछ है अयोध्या में और क्या कुछ खास है आज के कार्यक्रम में। बिल्कुल, तो आज 5वां दिन है और हम लोग देख ही चुके हैं कि कल मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है। मूर्ति को स्थापित करने के बाद उसमें अग्नि की स्थापना भी हो चुकी है। आज 3 तरह के कार्यक्रम होने हैं, 3 तरह के अधिवास होने हैं। पहले शर्कराधिवास होगा, यानी कि शक्कर में उन्हें रखा जाएगा। मूर्ति को थोड़ी देर के लिए शक्कर में उनका अधिवास करवाया जाएगा। उसके बाद पुष्पाधिवास होगा, यानी फूलों के बीच में रखा जाएगा। और उसके बाद फलाधिवास होगा। जब ये तीनों अधिवास हो जाएंगे उसके बाद सरयू जी के जल से प्रांगण को धोया जाएगा, गर्भगृह को धोया जाएगा। और उसके बाद कुछ 81 तरह के कलश हैं जिनमें अलग अलग तरह की औषधियां रखी गई हैं और उन औषधियों से उस मूर्ति को स्नान कराया जाएगा। तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आज से असली चीजें शुरू हो रही हैं जो मंदिर के लिए हैं। जी, तो गुरुजी आपने कुंडली के 6 भावों के बारे में अब तक बताया है। आज हम बात करेंगे 7वें भाव के बारे में। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि ये 7वां भाव क्या कुछ है और इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं। देखिए, 7वां भाव एक तो सबसे इम्पोर्टेंट भाव कहा जा सकता है किसी भी कुंडली का, क्योंकि 7वें भाव में से अभी तक जो हमने 6 भाव की बात की है ये स्वयं के बारे में बताते हैं। 7वें भाव से शुरू होता है दूसरे परिवार की बातें, यानी कि पत्नी की बातें और इससे बाहर की बातें, समाज की बातें शुरू होती हैं। पत्नी की बातें शुरू होती हैं, ससुराल की बातें शुरू होती हैं। तो साझेदारी की बातें शुरू होती हैं कि यदि पार्टनरशिप का बिजनेस किया जाता है तो उसका क्या फल होता है। तो ये भाव ऐसा मान लीजिए कि अब से आज से जो हम बातें करने वाले हैं ये इस कुंडली का दायरा, यानी इस मंदिर का दायरा बढ़ाने वाली चीजें। अभी तक ये था कि मंदिर का स्वभाव कैसा होगा, मंदिर में क्या होगा। अब हम जो बात करेंगे उसमें ये है कि मंदिर के संबंध किस तरह से, किनके साथ, किस तरह के मंदिरों के साथ, किस तरह की सरकारों के साथ और किस तरह के देशों के साथ क्या संबंध होंगे। तो 7वां भाव साझेदारी का है और सबसे बड़ी साझेदारी तो हम सब जानते हैं, सबसे पवित्र साझेदारी क्या है, वो है विवाह। तो विवाह की साझेदारी, पत्नी, बिजनेस, पार्टनरशिप के बिजनेस, यौन इच्छा, इन सब के बारे में बताता है 7वां भाव। ठीक है गुरुजी, अगर बात की जाए 8वें भाव की कुंडली की, तो 8वां भाव क्या कुछ कहता है। देखा जाए इसमें भाव को मृत्यु भाव भी कहते हैं, क्या कुछ ये होता है। 8वां भाव त्रिक भावों में से दूसरा भाव है। जैसे कि हम बात कर चुके हैं 6, 8 और 12 को त्रिक भाव कहते हैं। 8वां भाव मृत्यु भाव भी कहलाता है, बिल्कुल आपने सही सुना है। लेकिन ये हम इंसानों के लिए मृत्यु भाव है। मृत्यु का मतलब ऐसा नहीं कि सीधे सीधे डेथ का भाव है, हालांकि इससे आयु की गणना की जाती है तो इसलिए लोग इसे मृत्यु का भाव भी कहते हैं। और इससे मृत्यु तुल्य कष्टों का भी हमें पता लगता है। तो हमें मालूम चलता है कि व्यक्ति के जीवन में जो बहुत बड़े कष्ट आने वाले हैं वो क्या कष्ट होंगे। इसके अलावा ये भी मालूम चलता है कि जो गूढ़ ज्ञान होता है, तंत्र है, मंत्र है, ज्योतिष है, और आपने तरह तरह के गूढ़ ज्ञान सुने होंगे, उच्च ज्ञान सुने हैं, इन उच्च ज्ञानों का विचार भी इसी से किया जाता है। तो 8वां भाव इस कुंडली का काफी अच्छा सा है, क्योंकि इसमें दीर्घायु होने के योग हैं। शनि की दशा, शनि की इनके ऊपर दृष्टि पड़ रही है। तो शनि की दृष्टि या फिर शनि का इस स्थान पर होना जातक को दीर्घायु प्रदान करता है। अब जहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ने से दीर्घायु होगा मंदिर, इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि लगभग 1200 साल के आसपास इस मंदिर की आयु है। और इसके अतिरिक्त जब हम गूढ़ ज्ञान की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा शनि की दृष्टि पड़ने से एक बढ़िया बात इसमें ये होती है कि
यहाँ से बहुत बड़े लेवल पे प्रसार हो सकता है, तंत्र का, मंत्र का, ज्योतिष का बहुत अच्छे लेवल पे इसका हो सकता है। प्लस हमने अभी देखा है कि तृतीय भाव की भी कल हमने जब परसों हमने बात की थी, तो तृतीय भाव होता है तृतीय भाव होता है योग का, कौशल का। और यहाँ पे यदि कौशल की बात करें और हम साथ में बात करें गूढ़ ज्ञान की, तो इन दोनों चीजों को मिला के यदि देखते हैं तो जो पुरानी छुपी हुई हमारी वास्तुशिल्प है, कला है और अलग अलग तरह की कलाएं जिनको खत्म कर दिया गया था, जो समाप्त कर दी गई थी आतताइयों द्वारा, आक्रमणकारियों द्वारा, यहां से उनका प्रचार प्रसार अब शुरू होने के बड़े अच्छे वो जाते हैं। हालांकि एक थोड़ा सा एक परेशानी वाली चीज है कि शनि की दृष्टि जब इस पर पड़ती है अष्टम भाव पर, तो अष्टम भाव से संबंधित रोग भी होते हैं। तो अष्टम भाव से संबंधित रोग होते हैं यौन जनित रोग या फिर पाइल्स, फिशर जैसी बीमारियां। अब मंदिर के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो पाइल्स, फिशर का मतलब ये है कि ऐसी जगह जहां पे सीवेज हो, तो सीवेज का यानी कि सीवर वगैरह जहां पे गंदगी का पानी यहां से निकल रहा है, उस जगह फिर जल निकासी, जल भराव, इनका बड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर इनका ध्यान नहीं रखा जाता तो शनि की दृष्टि इस पर पड़ ही रही है। 2027 के आसपास शनि की 7.5 का समय जब स्टार्ट होगा, तो उस समय थोड़ा समस्या यहाँ पे जरूर बनेगी। पाइल्स जैसी समस्या, मंदिर के लिए पाइल्स जैसी समस्या जरूर बनेगी। तो यानी कि जल निकासी, जल भराव और सीवेज, ये गंदगी वहां पे फैलने की काफी परेशानियां होंगी। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि अभी हम लोग 7वें भाव की बात जब कर रहे थे, तो 7वें भाव में एक और चीज हम थोड़ा सा इस बात पे मैं थोड़ा सा जोर देना चाहूंगा, क्योंकि 7वां भाव साझेदारियों का भी है और विवाह का भी है। तो विवाह तो क्योंकि राम जी का हो चुका है, और राम जी का विवाह जिनसे हुआ है सीता माता, उनका मंदिर भी नेपाल में बना हुआ है। लेकिन क्योंकि गुरु की दृष्टि इस पर पड़ रही है 7वें भाव पर, तो गुरु की दृष्टि पड़ने से एक बढ़िया बात है कि इसका फैलाव होगा। फैलाव होने का मतलब है कि ये जो संबंध हैं ससुराल से, ये बड़े अच्छे संबंध होंगे। और इसका मतलब ये है कि जो नेपाल से हमें पिछले कुछ सालों में तलखियां देखने को मिल रही थी नेपाल और भारत के रिश्तों में, वो कहीं ना कहीं उसमें ठहराव आ जाएगा और नेपाल और भारत के रिश्ते बड़े अच्छे होंगे। क्योंकि नेपाल ससुराल है और सीता जी से हमारे संबंध 7 जन्मों के हैं। तो जहां ही जैसे ही ये मंदिर बनेगा, वैसे ही सीता जी के पक्ष से भी हमारे संबंध बड़े अच्छे हो जाएंगे। और भारत के संबंध व्यापारिक, सांस्कृतिक और अन्य तरह की साझेदारियां ये बड़ी मजबूत होंगी। एक और बढ़िया बात, जो लोग मंदिर के साथ जुड़ करके बिजनेस करना चाहते हैं, अलग अलग तरह के वेंडरशिप करना चाहते हैं, अलग अलग तरह की यूनिवर्सिटीज और ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान करना चाहते हैं, टेक्निकल हैंडशेक्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मंदिर बड़ा बढ़िया है। क्योंकि साझेदारी के लिए ये मंदिर सबसे अच्छा है। जो भी इस मंदिर के साथ साझेदारी करेगा उसने बहुत ही फैलाव यानी ग्रोथ लेनी ही लेनी है। तो ये हो गया 7वां भाव और ये हो गया 8वां भाव जी। तो गुरुजी, हम 9वें भाव की बात करेंगे। क्या कहता है ये 9वां भाव, और मंदिर और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या ये फायदा देने वाला भाव है? बिल्कुल। 9वां भाव जो त्रिकोण भाव होते हैं उनमें तीसरा भाव होता है। तो ये भाव बड़ा सुंदर भाव होता है। क्योंकि एक तरह से ये मान लीजिए कि ये किसी भी कुंडली में जान डालता है। इसे भाग्य स्थान भी कहा जाता है और काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति इसका कारक होता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि लग्न में बैठा बृहस्पति अपनी दृष्टि इस पर डाल रहा है। साथ में यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे 2 कारक ग्रह, एक बुध और एक शुक्र भी बैठे हुए हैं, साथ में मंगल भी हैं। तो ये एक युति भी बन रही है और साथ में जो बृहस्पति की इसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है, ये इसे बड़ा शुभ बना रहा है। तो भाग्य स्थान को और शुभ बना दे रहा है। तो कुंडली पूरी जानदार हो जाती है इससे। अब इसमें हमें फायदा क्या मिलेगा, यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को इससे क्या फायदा मिलेगा कि सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए बता दूं जो लोग राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, ग्रंथ लेखन का काम करते हैं, बुक्स लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं, आत्मकथाएं लिखते हैं या कथाएं लिखते हैं, ग्रंथ लिखते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह मंदिर एक वरदान साबित होने वाला है। यानी अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट बुक किस पर लिखूं, मंदिर आ जाइए। अगर आपको ये आइडिया नहीं आ रहा है कि भाई मेरे को प्रेरणा नहीं मिल रही है, मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूं, मंदिर आइए, थोड़ी देर का ध्यान कीजिए, प्रभु राम की उपासना कीजिए और आपको आइडिया मिल जाएगा, प्रेरणा मिल जाएगी। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, आपको कहीं भी कोई रुकावट आ रही है आपके ग्रंथ लेखन से रिलेटेड, चुपचाप मंदिर आइए, थोड़ी देर मंदिर में उपासना कीजिए और प्रभु श्री राम का नाम लीजिए और इस मंदिर की कुंडली आपको आपका ग्रंथ लेखन करवाने में पूरी मदद कर देगी। ये आपका पहला हो गया। दूसरा
क्योंकि यहाँ पे बुध भी बैठे हुए हैं, शुक्र भी बैठे हुए हैं और उस पर बृहस्पति की दशा है। तो जहाँ कहीं बुध और शुक्र एक साथ होते हैं वहाँ पे सौंदर्य होता है, वहाँ पे लेखन होता है, वहाँ पे वक्तव्य होता है यानी बोलना होता है, वहाँ पे स्पीच होती है, वहाँ पे वास्तुकला होती है, वहाँ पे शिल्प कला होती है, फिर वहाँ पे तंत्र है, वहाँ पे ज्योतिष है, क्योंकि बृहस्पति भी हैं तो ज्योतिष भी वहाँ पर है, उच्च ज्ञान है, जितनी भी तरह का उच्च ज्ञान आप सोच सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के लिए ये मंदिर बड़ा अच्छा है। यानी इस जगह पे यदि आप इससे संबंधित कोई भी काम करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई करवाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं, कॉलेज खोलना चाहते हैं, या आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी से संबंधित है, इन विषयों से संबंधित, तो यहाँ पे आकर के इनके शिल्प कला के, वास्तुकला के लोगों को यहाँ अयोध्या से लेके जाइए और अपनी यूनिवर्सिटी में उनको एम्प्लॉय कीजिए। बहुत ही बढ़िया आपका प्रभाव होने वाला है जी। ठीक है, तो गुरुजी वक्त की थोड़ी कमी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और राम मंदिर की कुंडली से जुड़ी तमाम जानकारियां देने के लिए। और आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।